नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, इतिहास विभाग। बच्चों, आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन का मतलब जीविकोपार्जन के साधन क्या थे, आय राजस्व के साधन क्या थे, व्यापार वाणिज्य क्या था, पशुपालन और कृषि की स्थिति क्या थी, सिंचाई के साधनों के संबंध में बात करेंगे। चूंकि आर्थिक तंत्र और आर्थिक घटक जीवन के सारे घटकों में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र की बात करें, धार्मिक क्षेत्र की बात करें, आप राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, लेकिन आप में आर्थिक प्रबलता है तो ये माना जाता है कि वह राष्ट्र बड़ा ताकतवर है, और आज इसका उदाहरण अमेरिका है। सिंधु सभ्यता में कृषि उत्पादन, पशुपालन, विभिन्न उद्योग धंधों में दक्षता, समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार, इस पर उनका अर्थतंत्र टिका हुआ था। और यहाँ बात करें इंपॉर्टेंट कृषि की, सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो सुनिश्चित सिंचाई के साधन थे, और भूमि की उर्वरता, वातावरण की अनुकूलता बहुत अच्छी थी। इस वजह से वहाँ की भूमि भी बड़ी उपजाऊ थी। और एक बहुत बड़ा कारण वहाँ माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो बाढ़ के बाद में जो मिट्टी लेकर आती थी बाढ़, जैसी जलोढ़ मिट्टी, आप मिस्र की नील नदी में पढ़ते हैं हम, जलोढ़ मिट्टी, वो मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, और उसके वजह से वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ज़्यादा। सिंधु सभ्यता में गेहूं और जौ मुख्य फसलें मानी गई है, और गेहूं की दो मात्रा भी होती थी, कुछ जो आजकल भी चल रही है। इस प्रकार 2 या 3 प्रकार के गेहूं की मात्रा, गेहूं की फसल या गेहूं के रूप स्वरूप देखने को मिलते थे। एक तो होता था लघु आकार का गेहूं, एक थोड़ा सा बृहत आकार का गेहूं माना जाता था, जिसे अलग गेहूं भी, क्लब गेहूं भी कहा जाता था। और सिंधु सभ्यता में एक सबसे बड़ी बात है कि कपास का उत्पादन बहुत ऐसा था सिंधु सभ्यता में, और हम मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के कई समय बाद में भी वह ये उत्पादन नहीं कर पाए थे। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंचाई के साधन थे, लेकिन फिर भी कई जगह पर मानसून के ऊपर निर्भरता रहती थी, और मानसून के बाद में जो मिट्टी का आना होता था, वो मिट्टी भूमि के लिए उपयुक्त होती थी, कृषि के लिए उपयुक्त होती थी, और यही कारण था कि गेहूं बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर थी। और जैसा हम देखते भी हैं कि अभी सिंचाई के साधनों की बात करें, आधुनिक तकनीकी की अगर कोई कहे, तो हमको हल जो है उससे जोते जाते थे, और कालीबंगा में तो हल जोतने के प्रमाण भी मिले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगर नियोजन उत्तम था, लेकिन उसके साथ में कृषि जो है बहुत संपन्न अवस्था में थी, और गेहूं और जो उनके मुख्य फसलें थी। अब बात करते हैं हम पशुपालन की, कि सिंधु सभ्यता में पशुपालन की थी। पशुपालन में जो है सारे लगभग गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ आदि सारी उनकी जानकारी रहती थी। सभी की सभी उनको जानकारी थी, सारी पेश उसकी थी। और मुख्यतः जो है मछली और कछुआ जो है ना, वो उनके भोजन के अंग माने जाते थे। और छोटे जानवरों में बिल्ली, लोमड़ी और इनका भी बहुत अधिक उनको जानकारी मिली है। अब एक जो विवादित बिंदु आ रहा है, जैसे कई जगह पाता कि मैंने भी आपको पिछले अध्याय में कहीं सूचित किया था कि घोड़े की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सुरकोतड़ा में हुआ, लोथल में हुआ, तो एक अजीब सा जो जगह जो मिला है, जबड़े की एक आकृति मिली है, तो ये सिद्ध करती है कि वो वहाँ पर उसकी घोड़े का रहा होगा। उसकी एक तुलना करते हैं, वर्तमान जो घोड़े की आकृति है उससे एक तुलना की जाती है। लेकिन ये भी है कि माल ढोने के लिए जो छोटा गधे के रूप का जो होता था, वो उसको प्रमाण में लेते थे। तो ऐसे कहते जो आधुनिक अध्ययन है, वो ये उन्होंने साबित करने का प्रयास भी किया, और प्रमाण भी दिए कि उनको घोड़े की जानकारी थी, जो कृषि के लिए या पशुपालन के लिए आवागमन के साधन थे। अब बात अपन करते हैं उद्योग धंधे और शिल्प कला की बात करते जाते हैं। तो तांबे के साथ में टीन को मिलाकर, मतलब कांस्य युगीन सभ्यता कही जा सकती है सिंधु सभ्यता को, तांबे के साथ और टीन को मिलाकर जो है उनको कांस्य का निर्माण किया जाता था। और इसके बाद में कांस्य से निर्मित औजार जो अपन बात करें, चाहे छेनी, चाकू, तार कमान, भाला, कुल्हाड़ी, ये सब उन्होंने उस पर निर्मित किए हैं, और कांस्य युगीन रहे हैं।
तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और विभिन्न बर्तनों में घर के जो आम जीवन के बर्तन होते हैं, वह व्यापार के बड़े बड़े पॉट जिसको अपन बोलते हैं, बड़े बड़े जार करने होते हैं, वो भी उनको उसमें किया जाता है। फिर उसके अलावा जो अगर शिल्पकला की बात करें तो मिट्टी के बर्तन, मृदभांड बर्तन जो घरेलू वस्तु होती है वो बहुत होती है, और उन पर नक्काशी का काम बहुत अधिक हो जाता था। तो और खालकर राख विशेषकर लाल रंग का जो चमकदार होता था, लाल से मिला हुआ रंग, चाहे लाल बैंगनी हो जाए, चाहे गुलाबी हो जाए, मतलब लाल रेड कलर के जो संबंधित कलर होते थे, चमकदार कलम होते थे, उस पर नक्काशी की बारीक नक्काशी का काम करने का था। और घरेलू मृदभांड में ये बहुत ज़्यादा उपयोग में हो जाती थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पर मोहरे या सीप जो है वो बनाने का बहुत अधिक होता। चीनी की मिट्टी के बर्तन हुए, चाहे पत्थरों से हुआ, चाहे सीप शाख से हुआ, ये सारे के सारे उसमें बहुत अधिक हो जाते थे। और लोथल और बालाकोट में तो हम देखते हैं कि विकसित थी, सीप उद्योग बहुत विकसित माना जाता था। और मोहरे बनाने का उद्देश्य भी होता था। मिट्टी के धातु पत्थर की मूर्तियां बनाने के में भी शिल्पकला बहुत दक्ष थी वहाँ पर। तो कुल मिलाकर यह था कि एक निजी उद्योग के साथ ले लो, या एक शिल्पकला के रूप में ले लो, या व्यक्तिगत रुचि में ले लो, या उन्नत अवस्था के रूप में ले लो, सिंधु सभ्यता जो है शिल्पकला में और उद्योगों में बहुत अधिक थी। हम बात करते हैं अब व्यापार और वाणिज्य की। तो व्यापार और वाणिज्य देखो, आंतरिक व्यापार तो विकसित था ही, क्योंकि नगरीय व्यवस्था थी, सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, कृषि और गेहूं और जौ का उत्पादन था। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात थी कि विदेशी व्यापार भी था। और फारस की खाड़ी में मेसोपोटामिया सभ्यता में जो मोहरे हैं वो वैसे की वैसी सीपे, सिक्के, मुद्राएं लोथल में मिली है। तो लोथल अपने आप में एक विदेशी बंदरगाह था जो विदेशी व्यापार को इंगित करता था, और व्यापार वाणिज्य बड़ा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर संपन्न था। और ऐसा अब हम मानते भी हैं कि व्यापार वाणिज्य, अब जैसे कांसे की बात करिए तो कांसे बनाने के लिए तांबा उनका खेतड़ी से आया जाता था। तो वर्तमान में खेतड़ी स्थान अभी भी तांबे के लिए जाना जाता है। ठीक ऐसा का ऐसे ही स्थिति उनकी ये थी कि विदेशी व्यापार में जो मुद्राएं मिली, जो द्वीप में या फारस की खाड़ी में, ये बहरीन की द्वीप में मिले, वो सारे के सारे वो उस समय मिल जाती थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जैसा हम पढ़ते हैं और मानते भी हैं कि वहाँ पर विनिमय की प्रणाली थी, ठीक वैसे की वैसी व्यापार के लिए विनिमय की प्रणाली सिंधु सभ्यता में भी मानी जाती है कि विनिमय था कि वस्तु के बदले वस्तु देना या वस्तु के बदले वस्तु कर देना। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मानी जाती थी कि विदेशी व्यापार के साथ में आंतरिक व्यापार संपन्न था। और आंतरिक व्यापार में ये इंगित करता है कि उन्हें अब आती है कि उनका संबंध किन किन देशों से रहा। तो अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, बलूचिस्तान, दक्षिण भारत, राजस्थान, गुजरात, इन सभी से उनका जो है कच्चा माल आना और जाना, और पक निर्मित माल का व्यापार का भी व्यवस्था उस समय की जाती थी। और अब आता है कि सिंधु सभ्यता विदेशी व्यापार के साथ महफूज की थी, लेकिन वहाँ पर जो है विनिमय की होती, लेकिन नाप तोल के लिए क्या किया जाता था। तो नाप तोल के वहाँ पर बाटों, जो बाट होते हैं, नालताल भी वो क्या था, नाप तोल के संबंध में ये जानकारी मिली कि बाट थे और 2 के गुणज में थे, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, इन समानुपात में बाट हुए जाते थे, और 16 की इकाई के अनुपात में हो जाते थे। और ये प्रथा आधुनिक काल तक भी जारी रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता संपन्न सभ्यता थी, अर्थ प्रधान सभ्यता भी रही थी। और इसके कारण, चूंकि चलन था और अर्थव्यवस्था संपन्न थी, इसके कारण वहाँ पर नगरीय व्यवस्था का डेवलपमेंट हो पाया होगा, क्योंकि अर्थ मजबूत था, ये हम मान सकते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिंधु सभ्यता में आर्थिक जीवन बहुत उन्नत अवस्था में था। नमस्कार।